हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्यजीत जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर आ जाएगा मॉनिटर, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। हम जानते हैं कंप्यूटर से हम आउटपुट 3 प्रकार से ले सकते हैं। पहला उसकी स्क्रीन पर देखकर प्राप्त करते हैं, दूसरा पेपर के थ्रू प्रिंट के रूप में प्राप्त करते हैं और तीसरा हम साउंड के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे अधिक जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है स्क्रीन का, यानी जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर में लगभग सभी कार्य को करते समय उसके आउटपुट को स्क्रीन पर देखने की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर मॉनिटर क्या होता है? बेसिकली यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सीपीयू के द्वारा प्रोसेस की गई हमारी सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन यानी उस स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में हमें शो करता है। यानी कि यूज़र इनपुट देता है कीबोर्ड या माउस के द्वारा, उसके बाद सीपीयू उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कुछ गणनाएं करता है और उसका जो भी रिज़ल्ट आता है या उसका जो भी आउटपुट आता है उस आउटपुट को हमें मॉनिटर के स्क्रीन पर शो कर देता है। कंप्यूटर मॉनिटर को हम टेक्निकली वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर का शब्द 1990 के दशक के बाद ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इससे पहले कंप्यूटर मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से ही जाना जाता था। मॉनिटर शब्द का प्रयोग अक्सर कंप्यूटर स्क्रीन या डिस्प्ले के समानार्थक रूप में किया जाता है। हालांकि मॉनिटर शब्द आमतौर पर पूरे मॉनिटर बॉक्स को संदर्भित करता है, जबकि डिस्प्ले स्क्रीन का मतलब सिर्फ स्क्रीन से भी हो सकता है। तो पहले कंप्यूटर मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते थे, लेकिन 1990 के दशक के बाद इसको मॉनिटर बोला जाने लगा। मॉनिटर बहुत ही सिमिलर दिखते हैं टेलीविज़न के साथ, ये एकदम टीवी की तरह होते हैं। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये है कि मॉनिटर में टेलीविज़न ट्यूनर नहीं होता है चैनल को बदलने के लिए, वहीं टेलीविज़न में ये होता है इसलिए। और मॉनिटर में हाई डिस्प्ले रिजोल्यूशन होता है, कुछ टेक्निक्स होती हैं टेलीविज़न की तुलना में। और ये जो हाई डिस्प्ले रिजोल्यूशन है छोटे लेटर्स और फाइन ग्राफिक्स को देखने के लिए सुविधा प्रदान करती है। तो मॉनिटर जो होता है वो पिक्सल की हेल्प से हमें ग्राफिक्स दिखाता है, यानी कि मॉनिटर के डिस्प्ले में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे वो उतने ही अच्छी तरीके से हमें उसका रिजोल्यूशन दिखेगा और उतनी ही अच्छी तरीके से वो कुछ भी दिखा पाएगा। तो एक मॉनिटर को हम स्क्रीन या डिस्प्ले या वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या वीडियो डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो स्क्रीन आदि नामों से भी जाना जाता है। तो यह आउटपुट डेटा को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है, इसलिए इसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। जबकि जो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन वो जो आउटपुट डेटा है उसको हार्ड कॉपी के रूप में दिखाता है, इसलिए प्रिंटर जो होता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन मॉनिटर के केस में यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। यह सूचना के कोई भी यानी डेटा जो होता है कोई भी प्रकार का हो, या तो साउंड हो या कोई भी इमेज हो या वीडियो हो या कोई भी टेक्स्ट हो, इन सबको अपनी स्क्रीन पर दिखा सकता है। यानी कि ये एक इंटरफेस होता है सीपीयू और यूज़र के बीच। तो इसको कैसे ये कनेक्टेड होता है? तो मॉनिटर को एक कंप्यूटर में मॉनिटर को एक केबल के ज़रिए वीडियो कार्ड या ग्राफिक कार्ड या एक्सपांशन कार्ड बोलते हैं, उससे ये कनेक्ट किया जाता है। और फिर ग्राफिक कार्ड जो होता है वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है। ग्राफिक कार्ड बेसिकली कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट होता है जो कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। ये कंप्यूटर या लैपटॉप के अलावा स्मार्टफोन में भी होता है
और इसी की मदद से आप अपने कंप्यूटर में जो भी फ़ोटो देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं या कोई गेम खेलते हैं या वो सब जो आपको दिखाई देता है, ये सब इसी की वजह से दिखाई देता है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है सीपीयू के द्वारा वो बाइनरी फॉर्म में होती है, 1 या 0 के फॉर्म में होती है। फिर इनको ये ग्राफिक कार्ड या वीडियो कार्ड जो है इसको इमेजेस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्म से इमेजेस में कन्वर्ट करता है और इसको फिर डायरेक्टली मॉनिटर में भेजा जाता है वायर की मदद से और फिर मॉनिटर इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। तो कंपनी की तरफ से जो ग्राफिक कार्ड है ये कंपनी की तरफ से लैपटॉप या कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इनबिल्ड ये मिल जाता है। और ये जो केबल है दिख रही है जिसको हम मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं सीपीयू में, ये हमारा ये जो सिस्टम कैबिनेट दिख रहा है इसके अंदर ये 2 पोर्ट्स लगे हुए हैं। तो ये दोनों ही ग्राफिक कार्ड के पोर्ट्स हैं। तो हम जानते हैं जो ग्राफिक कार्ड भी होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंटीग्रेटेड जो ऑलरेडी कंपनी की तरफ से लैपटॉप या कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इनबिल्ड आते हैं, तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है जो हम अलग से ग्राफिक कार्ड लगाते हैं मदरबोर्ड में, उससे भी हम मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं केबल के थ्रू। तो ये कुछ केबल के नेम हैं जैसे BGA, HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, थंडरबोल्ट, DBI और USB केबल। तो जनरली इनमें से HDMI केबल का उपयोग किया जाता है मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए ग्राफिक कार्ड से। तो ग्राफिक कार्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ग्राफिक कार्ड को हम जनरली कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे कि वीडियो कार्ड या ग्राफिक अडेप्टर या एक्सपांशन कार्ड या डिस्प्ले अडेप्टर, इन नामों से भी इनको जानते हैं। और ये कंपनी की तरफ से लैपटॉप या कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इनबिल्ड आता है, लेकिन आप चाहें तो इसको अलग से बाजार से लाकर एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड भी अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। लेकिन स्मार्टफोन में वो एक्सटर्नली जो ग्राफिक कार्ड है वो नहीं लगाया जा सकता क्योंकि स्मार्टफोन में अलग से कार्ड लगाने के लिए स्लॉट नहीं दिया जाता है। लेकिन कंप्यूटर में, लैपटॉप में ये काम आसानी से हम कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर या लैपटॉप में इसके लिए स्लॉट दिए जाते हैं जिसमें आप अपने हिसाब से ग्राफिक कार्ड लगवा सकते हैं। तो अधिकतर पीसी में ग्राफिक्स की जो प्रोसेसिंग का काम है वो सीपीयू के पास ही होता है। यानी कि जो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड आते हैं अपने मदरबोर्ड में लगे हुए, उनके अंदर जो ग्राफिक का जो प्रोसेस किया जाता है यानी बाइनरी इंफॉर्मेशन से उसको इमेज में बदला जाता है, उसकी प्रोसेसिंग का काम सीपीयू के पास ही होता है। तो अगर आप सिर्फ अपने पर्सनल कामों के लिए इसका उपयोग करते हैं तो आपको कंप्यूटर में अलग से ग्राफिक कार्ड लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। परंतु यदि आप कोई गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे हाई ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इसे लगाना ही पड़ेगा अलग से, क्योंकि जो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होते हैं उनके पास प्रोसेसिंग करने के लिए अपनी खुद की रैम या प्रोसेसर नहीं होता है, वो सीपीयू की ही रैम या प्रोसेसर यूज करते हैं। तो हम जानते हैं ग्राफिक कार्ड 2 तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, 2 मुख्य प्रकार होते हैं। एक तो होता है इंटीग्रेटेड और दूसरा होता है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। तो कंप्यूटर या लैपटॉप में जो इंटीग्रेटेड जो इनबिल्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, और ये ग्राफिक की प्रोसेसिंग के लिए उस कंप्यूटर के ही सीपीयू और रैम का उपयोग करते हैं। इसको हम ऑनबोर्ड ग्राफिक कार्ड भी बोल सकते हैं। तो यदि आप अपने कंप्यूटर का उपयोग ब्राउजिंग करने, वीडियो देखने या अपने ऑफिस के काम करने के लिए करते हैं तो आपके कंप्यूटर पर इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह स्मूथली कार्य करेगा। परंतु यदि आप उसमें हाई ग्राफिक्स गेम खेलते हैं या किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो हैंग हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ग्राफिक की जो रेंडरिंग के लिए कंप्यूटर के सीपीयू और रैम का उपयोग हो रहा होता है, जिससे कंप्यूटर पर लोड बढ़ता है और वो हैंग हो जाता है। इसलिए जो ज़्यादातर गेमिंग स्ट्रीमर्स होते हैं वो एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड अपने पीसी में लगाते हैं, यानी कि अलग से वो ग्राफिक कार्ड लगाते हैं। तो जो अलग से जो ग्राफिक कार्ड लगाया जाता है जिसको हम डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड बोलते हैं, इस ग्राफिक कार्ड के पास खुद की रैम होती है और खुद का प्रोसेसर होता है जिसको हम जीपीयू कहते हैं, यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट।
तो कुल मिलाकर के यदि आप हैवी गेम खेलना चाहते हैं या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा ग्राफिक कार्ड अपने कंप्यूटर में लगाना चाहिए। लेकिन यदि आप नॉर्मल टास्क करते हैं तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो इनबिल्ट जो आता है ग्राफिक कार्ड उससे ही आपका काम बन जाता है। तो ये हम देख सकते हैं चित्र में, पहला है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, इसको वीडियो कार्ड भी बोलते हैं, जो इंटीग्रेटेड आता है अपने मदरबोर्ड में और इसमें ये इसका पोर्ट लगा हुआ है। फिर यहाँ से मॉनिटर को कनेक्ट किया जाता है इस पोर्ट से। जबकि जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है इस कार्ड को हम मदरबोर्ड में अलग से लगाते हैं। इसके लिए मदरबोर्ड में एक अलग से पोर्ट आता है, PCI एक्सप्रेस पोर्ट, तो उसमें इस ग्राफिक कार्ड को लगाया जाता है और फिर इस ग्राफिक कार्ड में जो पोर्ट्स आते हैं इन पोर्ट्स पर मॉनिटर को कनेक्ट किया जा सकता है। मॉनिटर के जनक की बात करें तो पहला कंप्यूटर मॉनिटर 1897 में कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन नामक एक जर्मन भौतिक विज्ञानी के द्वारा बनाया गया था, जो कि मॉनिटर के जनक हैं। और 1897 में उन्होंने फर्स्ट कैथोड रे ट्यूब और कैथोड रे ट्यूब ऑसिलोस्कोप का निर्माण किया था। तो इसके बाद फिर उसके बाद जो CRT है, कैथोड रे ट्यूब, ये फिर पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न विकसित करने में ये आधारशिला बन गया और इसका उद्देश्य था डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रदर्शित करना स्क्रीन पर। इसके बाद पहला कंप्यूटर मॉनिटर 1 मार्च 1973 को पेश किया गया था, जो कि ज़ेरॉक्स ऑल्टो कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा था। अब जानते हैं मॉनिटर के लक्षण क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं। हम जानते हैं किसी भी प्रकार के मॉनिटर के अंदर कुछ खास लक्षण होते हैं जिनके आधार पर ही उनकी गुणवत्ता को परखा जाता है। जैसे कि कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि डॉट पिच, इंटरलांसिंग, नॉन इंटरलांसिंग, बिट मैपिंग, एस्पेक्ट रेशियो कितना है या उसका रिजोल्यूशन कितना है, रिफ्रेश रेट कितना है, इन सब के आधार पर उसकी गुणवत्ता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट पिच को तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। किस तकनीक के नाम से भी इसको हम और जानते हैं? तो इसका आंसर है इसको मापन तकनीक के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। हम जानते हैं कुछ लक्षण होते हैं हर मॉनिटर के अंदर, जैसे कि डॉट पिच, रिजोल्यूशन, साइज, एस्पेक्ट रेशियो, विड्थ डेप्थ, रिफ्रेश रेट, इंटरलेंसिंग और नॉन इंटरलेंसिंग, बिट मैपिंग, ये सारे कुछ लक्षण होते हैं। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला है डॉट पिच। तो डॉट पिच यानी ये पिक्सल के घनत्व को रेफर करता है। इसको हम पिक्सल पिच या फॉस्फर पिच भी कहा जाता है। हम जानते हैं जो हमारी स्क्रीन होती है वो पिक्सल से मिलके बनी होती है। यह एक माप होता है डॉट पिच या पिक्सल पिच, जो डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल के बीच की दूरी को जाहिर करता है। यानी कि हमारा जो मॉनिटर है उसकी जो स्क्रीन है उस पर कई सारे पिक्सल से मिलके एक इमेज बनती है। तो उन पिक्सल के बीच की जो दूरी है उसको मापा जाता है। तो उसको बोलते हैं हम डॉट पिच ऑफ मॉनिटर या पिक्सल पिच ऑफ मॉनिटर। इसको मिलीमीटर में मापा जाता है और किसी भी मॉनिटर में जितनी शॉर्ट ये डिस्टेंस होगी उसमें एक पिक्चर उतना ही शार्प और क्लीन दिखाई देता है। हम जानते हैं कोई भी जो पिक्सल होता है वो 3 कलर से मिलके बना होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी RGB कलर से मिलके बना होता है। तो इस पिक्चर में यही दिखाया गया है। ये कुछ 4 पिक्सल हैं मॉनिटर के ऊपर जो RGB कलर से मिलके बने हुए हैं 3 डॉट से, और इन पिक्सल के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हमने बोला है पिक्सल पिच, या इसको डॉट पिच भी हम बोल सकते हैं। तो इसको मिलीमीटर में मापा जाता है और ये तय करता है कि पिक्चर कितना शार्प है या कितना क्लीन है। दूसरा आ जाता है रिजोल्यूशन। तो एक कंप्यूटर स्क्रीन में जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं उनको रिजोल्यूशन के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है।
पिक्सल बोलते हैं या पिक्चर एलिमेंट डिस्प्ले पर क्या होते हैं, सबसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। साथ ही साथ ये पिक्सल को जुड़ के एक इमेज हमें दिखता है, इसलिए पिक्सल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले किसी भी पिक्चर के निर्माण के खंड होते हैं। डिस्प्ले पर इमेज की शार्पनेस काफ़ी हद तक पिक्सल की संख्या पर डिपेंड करती है। पिक्सल और रिजोल्यूशन सीधे कोरिलेटेड होते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन वाला मॉनिटर उपयोग करेंगे उसमें उतने ज़्यादा ही पिक्सल रहेंगे, और जितने ज़्यादा पिक्सल रहेंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी। और ये अभी हमने पढ़ा, यानी कि डॉट पिच कम होगा तो उससे उनकी शार्पनेस भी बढ़ जाएगी और वो क्लीन दिखेगी। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो रिजोल्यूशन को मापने के लिए हम जनरली डॉट पर इंच या पिक्सल पर इंच में इसको मापा जाता है, यानी कि पर इंच स्क्रीन के पर इंच में उसके कितने पिक्सल्स हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं। अगर किसी भी मॉनिटर का डिस्प्ले रिजोल्यूशन 540 गुना 440 है तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीन 540 डॉट के कॉलम और 440 डॉट के रो से बनी हुई है। तो ये हम पिक्चर में देख सकते हैं। ये 10x10 पिक्सल का एक इमेज है, जिसमें फर्स्ट इमेज है 10x10 पिक्सल का, फिर सेकंड इमेज है डबल है, इससे जस्ट डबल कर दिए पिक्सल तो थोड़ी और क्लीन हो गई इमेज, और थर्ड इमेज में इसका और डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया तो इसका और क्लीन इमेज हो गई। तो इस तरीके से इमेज की शार्पनेस बढ़ती है अगर नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होते हैं तब। साइज ऑफ मॉनिटर क्या होता है, कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होता है इसकी साइज, इसकी स्क्रीन साइज। जैसे टेलीविजन स्क्रीन के आकार को एक तिरछा डायगोनल इंच में मापा जाता है, एक कोने से विपरीत कोने तक की दूरी तिरछे में नापा जाता है, उसी तरीके से मॉनिटर के साइज को भी स्क्रीन के देखने योग्य क्षेत्र के एक कोने से तिरछे विपरीत कोने तक की दूरी से मापा जाता है। तो आजकल के मॉडर्न मॉनिटर की स्क्रीन साइज कम से कम 21 इंच की होती है। पहले छोटे मॉनिटर्स का विशिष्ट आकार 14 इंच का होता था। उनके आकार के अलावा मॉनिटर या तो पोर्ट्रेट हो सकते हैं, लैंडस्केप फॉर्म में हो सकते हैं, कर्व हो सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म में हो सकते हैं। बाकी इनकी साइज को हम एकदम डायगोनल मापते हैं, यानी तिरछा मापा जाता है इनकी साइज को। जबकि एस्पेक्ट रेशो जो होता है ये स्क्रीन की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ यानी लंबाई और चौड़ाई को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि वाइड स्क्रीन एलसीडी मॉनिटर का एस्पेक्ट रेशो होता है 16:9। इसमें 16 जो है इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है और 9 जो है इसकी वर्टिकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज से कुछ समय पहले तक 4:3 का एस्पेक्ट रेशो इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वो दिन गए। आजकल ऐसे डिस्प्ले कोई पसंद नहीं करता। तो अब 16:9 एस्पेक्ट रेशो वाले मॉनिटर सबसे आरामदायक होते हैं और जिस पर काम करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो इस तरीके से एस्पेक्ट रेशो डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। फिर है बिट डेप्थ ऑफ मॉनिटर। तो मॉनिटर की बिट डेप्थ एक इमेज में संग्रहित कलर की जानकारी को संदर्भित करती है। किसी इमेज की बिट डेप्थ जितनी अधिक होगी वह उतने ही अधिक कलर संग्रहित कर सकता है। तो एक सिंपल इमेज में अगर 1 बिट डेप्थ है यानी कि वो केवल 2 कलर दिखा सकती है, ब्लैक और वाइट। अगर किसी इमेज में 32 बिट डेप्थ है तो उस इमेज में 16.7 मिलियन ट्रू कलर स्टोर हो सकते हैं। तो एक कलर डेप्थ को ही बिट डेप्थ कहा जाता है। जितने ज़्यादा कलर होंगे उतने ही ज़्यादा फोटो रियलिस्टिक इमेज मॉनिटर पर दिखेगा। तो ये है इमेज में हम देख सकते हैं हर एक पिक्सल जो है, इसमें 3 पिक्सल के बारे में बताया है। तो हर एक पिक्सल जो है इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू की बिट डेप्थ बताई गई है। जो 12 बिट डेप्थ वाला जो पिक्चर है वो ज़्यादा अच्छे से एकदम फोटो रियलिस्टिक इमेज शो करेगा। उसके बाद है रिफ्रेश रेट। कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा परिवर्तित होती रहती है, यानी उनका निर्माण होता रहता है। तो स्क्रीन के जो पिक्सल हैं
वो कुछ देर तक ही चमकते हैं, इसलिए उनको लगातार चमकाने के लिए बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। हम जानते हैं कि हमारी जो स्क्रीन होती है मॉनिटर की, वो पिक्सेल्स के फॉर्म में उसमें इमेज का निर्माण होता है। पिक्सेल्स पर कुछ लाइट की बीम डाली जाती है और वो पिक्सल चमकते हैं, उससे इमेज का निर्माण होता है। पर जो पिक्सेल्स होते हैं वो कुछ देर तक ही चमकते हैं, तो उनको लगातार चमकाना पड़ता है। लगातार चमकाने के लिए उनको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो बार बार रिफ़्रेश करने की जो दर है वो ही रिफ़्रेश रेट कहलाती है। रिफ़्रेश कंटिन्यू होने से ही इमेज दिखाई देती है और डिस्प्ले मॉनिटर प्रति सेकंड कई बार रिफ़्रेश होता है और एक नया इमेज ड्रॉ करने के लिए। तो मॉनिटर की जो रिफ़्रेश रेट है इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। इसे वर्टिकल फ्रीक्वेंसी या वर्टिकल रिफ़्रेश रेट भी कहा जाता है। अब जितनी ज़्यादा रिफ़्रेश रेट हाई होगी उतना ही क्लीन या उतना ही इमेज जो है वो अच्छे से फॉर्म होगी उसके ऊपर। तो हाई रिफ़्रेश रेट जो होती है, हाई रिफ़्रेश रेट पर गेम खेलने से आपके गेमिंग अनुभव पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। जितने ज़्यादा रिफ़्रेश रेट वाला मॉनिटर होगा उतना ही ज़्यादा नया इमेज ड्रॉ करने में वो सक्षम होगा। तो रिफ़्रेश रेट भी एक मॉनिटर की अच्छी होनी चाहिए। इंटरलांस्ड और नॉन इंटरलांस्ड। तो इंटरलैंसिंग एक ऐसी तकनीक है जो कि एक मॉनिटर को इस योग्य बनाती है कि वह डिस्प्ले होने वाले रिजोल्यूशन की गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि कर सके। तो इंटरलैंसिंग वही रिजोल्यूशन प्रदान करता है जो नॉन इंटरलैंसिंग प्रदान करता है, लेकिन ये कम खर्चीला होता है। लेकिन इंटरलैंसिंग की एक कमी भी होती है कि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत धीमे होता है, जिससे कि वह प्रोग्राम को तेज़ रिफ़्रेश रेट की मांग करते हैं, जिससे एनिमेशन और वीडियो की फ्लिकरिंग को कम करना पड़ता है। तो इन दोनों प्रकार के मॉनिटर में देखा जाए तो दोनों ही एक समान रिजोल्यूशन प्रदान करते हैं, परंतु नॉन इंटरलैंसिंग मॉनिटर जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। कॉन्वर्जेंस क्या होता है? कॉन्वर्जेंस का मान होता है एक मॉनिटर में व्यक्तिगत कलर पिक्सल कितना शार्प दिखाई देता है। हम जानते हैं हर पिक्सल 3 डॉट से बना होता है, RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये सारे डॉट पिक्सल में सही से सम्मिलन नहीं हुआ तो जो पिक्सल है वो ब्लर हो जाता है। तो सभी मॉनिटर में कुछ कॉन्वर्जेंस त्रुटियाँ भी होती हैं। मॉनिटर को सही कॉन्वर्जेंस वाला लक्षण होना चाहिए। फिर है बिट मैपिंग क्या होता है? तो प्रारंभ में क्या होता था, डिस्प्ले डिवाइसेस केवल कैरेक्टर एड्रेसेबल होती थी, यानी कि जो केवल कैरेक्टर को ही डिस्प्ले करती थी, इमेजेस वगैरह को वो डिस्प्ले नहीं कर पाती थी, उनकी बिट मैपिंग नहीं हो पाती थी। तो स्क्रीन पर भेजा जाने वाला प्रत्येक कैरेक्टर समान आकार और एक निश्चित संख्या के पिक्सल के समूह का होता था। ग्राफिक डिस्प्ले डिवाइस की मांग बढ़ने पर मॉनिटर निर्माताओं ने बहुउपयोगी डिस्प्ले डिवाइसेस विकसित की जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों डिस्प्ले हो सके। तो ग्राफिक्स आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जो तकनीक काम में लाई गई वह है बिट मैपिंग। तो इस तकनीक में बिट मैप ग्राफिक्स का प्रत्येक पिक्सल ऑपरेटर द्वारा स्क्रीन पर नियंत्रित होता है। इससे ऑपरेटर किसी भी आकृति की ग्राफिक्स को स्क्रीन पर बना सकता है। तो बिट मैपिंग के ज़रिए ग्राफिक्स को भी मॉनिटर के ऊपर लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक्स विकसित करने के लिए जो तकनीक प्रयोग की गई जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को प्रदर्शित किया जा सकता है वह कहलाती है। तो ये अभी हमने पढ़ा बिट मैपिंग तकनीक। मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? तो वो एस्पेक्ट रेशो कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा मॉनिटर। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो नंबर ऑफ पिक्सल जो होते हैं वो रिजोल्यूशन को बताते हैं स्क्रीन के अंदर। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा तो पिक्सल बड़े होंगे, स्क्रीन कम साफ होगा, पिक्सल छोटे होंगे या पिक्सल्स नज़दीक होंगे। तो इसका मतलब है पिक्सल्स नज़दीक होगा, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। कंप्यूटर ऑन करने के बाद मॉनिटर की स्क्रीन काली है तो क्या समस्या हो सकती है? या तो वो
पीसी से जोड़ा नहीं गया है या उसमें पावर सप्लाई नहीं दी गई है। तो या तो 1 या तो 2। रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं, तो इसको हम फ्रेम बफर भी कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं, रिफ्रेश बफर क्या होता है। तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं। तो डिजिटल ग्राफिक्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स। तो रास्टर इमेज या इसको हम बिट मैप इमेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक बिट की मैपिंग होती है हर एक पिक्सल के साथ। तो ये कई सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स या डॉट से मिलकर के बनी होती है इमेज, जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। यानी कि रास्टर इमेज जो होती है वो पिक्सल से मिलके बनी होती है। अगर आप इस इमेज को जूम करोगे तो आप इन छोटे छोटे पिक्सल्स को देख भी पाओगे। आपके मोबाइल फ़ोन के कैमरे से ली गई तस्वीरें भी रास्टर इमेज के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार के इमेज पिक्सल जो होते हैं ये रिजोल्यूशन बेस्ड होते हैं। इनके रिजोल्यूशन का जो निर्धारण है वो डॉट पर इंच या पॉइंट पर इंच से किया जाता है या पिक्सल पर इंच से किया जाता है। पिक्सल बेस्ड होने के कारण जब इनकी साइज बड़ी की जाती है तो एक लिमिट के बाद ये ब्लर्ड होने लगते हैं या पिक्सलेटेड होने लगते हैं, तो इनकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि इसको हम स्केल नहीं कर सकते। और लेकिन ये है कि रास्टर इमेज में हम बड़ी ही आसानी से अलग अलग कई सारे रंगों को मिला करके एक स्मूथ पेंटिंग बना सकते हैं। यानी कि इसमें कलर्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से बैठता है, इसलिए रियलिस्टिक पिक्चर्स बनाने के लिए काफ़ी यूज किया जाता है। और इसमें हम शैडो सीन्स को भी दिखा सकते हैं। पेंटिंग के लिए परफेक्ट होती है रास्टर इमेज। और रास्टर इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है। और रास्टर इमेज को बनाने के लिए या एडिट करने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे फोटोशॉप, जिम्प, इनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये जो फाइल के फॉर्मेट होते हैं इमेज के, जैसे कि जेपीजी, पीएनजी, जिफ फॉर्मेट, तो ये सारे रास्टर इमेज के ही फॉर्मेट होते हैं। यानी कि ये सब रास्टर इमेज होती हैं। वेब डिज़ाइनिंग में इसका उपयोग होता है। वेबसाइट के लिए इमेज डिज़ाइन करने के लिए रास्टर फॉर्मेट बेहतर होता है। पिक्चर में ग्रेडियंट, ब्लड या टेक्सचर या शैडो इफेक्ट देना हो तो हमें रास्टर इमेज का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा होता है वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज पिक्सल बेस्ड नहीं होते हैं, ये रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं। वेक्टर इमेज जो होते हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार की इमेज के साइज को हम जितना चाहें उतना कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ऐसा करने पर इमेज की क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि बिना क्वालिटी खोए हम इस तरह की इमेज को किसी भी आकार में प्रिंट कर सकते हैं, और यही वेक्टर ग्राफिक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसलिए जो प्लॉटर का हम यूज करते हैं ना बड़े बड़े पोस्टर या बैनर बनाने के लिए, उसमें हम वेक्टर ग्राफिक्स का ही यूज करते हैं, क्योंकि उनको पिक्चर को बड़ा करने पर या इमेज की साइज को हम जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, फिर उसका हम प्रिंट निकलवा सकते हैं प्लॉटर के थ्रू। वेक्टर ग्राफिक्स ड्राइंग बनाने के लिए परफेक्ट है। तो इसमें आप एडोब इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनकी हेल्प से आप ड्राइंग बना सकते हैं वेक्टर ग्राफिक्स या वेक्टर इमेज में। और बड़े बड़े पोस्टर, बैनर्स को बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ फाइल के फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि AI, .cdr, .svg फॉर्मेट, तो ये सारे वेक्टर इमेज के फॉर्मेट होते हैं। तो ये हम पिक्चर में देख सकते हैं। रास्टर इमेज थोड़ी रियलिस्टिक होती है, रियलिस्टिक तरीके से इसको बना सकते हैं, जबकि वेक्टर इमेज थोड़ी रियलिस्टिक नहीं होती है, इसलिए ड्राइंग के लिए परफेक्ट होती है, जबकि रास्टर इमेज पेंटिंग के लिए परफेक्ट होती है।
रास्टर इमेज में आप बड़ी आसानी से अलग अलग कई सारे रंगों को मिला करके एक स्मूथ पेंटिंग बना सकते हैं, एक रियलिस्टिक पिक्चर को बना सकते हैं, इसमें शैडो सीन्स को दिखा सकते हैं। जबकि वेक्टर इमेज में ऐसा हम नहीं कर सकते, इसमें कलर्स को ब्लेंड कर पाना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए ड्राइंग के लिए परफेक्ट है। लेकिन वेक्टर इमेज में हम कई कॉम्प्लेक्स इमेजेस को बना सकते हैं और वेक्टर इमेज को भी हम आसानी से रास्टर इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर इमेज का प्रयोग कब करना चाहिए? जब आप बहुत लार्ज साइज का कोई डिज़ाइन यानी कि जैसे कि बैनर, पोस्टर या ये सब बना रहे हो तो हमें वेक्टर को इमेज का उपयोग करना चाहिए, ताकि हम उस इमेज की साइज इंक्रीज़ करें तो भी उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। या फिर हमें लोगो डिज़ाइन करना है तो उसमें वेक्टर इमेज का उपयोग होता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोगों को किसी भी आकार में स्केल किया जा सके। इलस्ट्रेशंस बनाने में इस फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं। कैड, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, 3D मॉडलिंग आदि में भी वेक्टर का यूज़ होता है। तो हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ा, तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं मैकेनिज़्म के आधार पर। तो इसमें दो मैकेनिज़्म होते हैं, रास्टर स्कैन मेथड मॉनिटर्स होते हैं और रैंडम स्कैन मेथड मॉनिटर्स होते हैं। तो रास्टर स्कैन मेथड मॉनिटर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें जो मेथड होता है, इस मेथड में रास्टर इमेज को शो किया जाता है। रास्टर जो इमेजेस होती हैं उनको रास्टर तरीके से स्क्रीन पर शो किया जाता है, या टेक्स्ट को या इमेजेस को। लेकिन जो रैंडम स्कैन मेथड होता है इसमें इमेजेस को एकदम वेक्टर फॉर्मेट में शो किया जाता है, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड होता है। जबकि रास्टर स्कैन मेथड जो होता है वो पिक्सल बेस्ड होता है। तो रास्टर स्कैन मेथड में हम देख लेते हैं। तो इस मेथड के अंदर जो रे होती है, यानी जो भी लाइट की रे होती है, प्रकाश की किरण होती है, वो स्क्रीन के स्टार्टिंग से एंड तक जेड फॉर्म में चलती रहती है और एंड पर पहुंचने के बाद वापस स्टार्टिंग पर पहुंच जाती है और पूरी स्क्रीन जो है वो रिफ़्रेश होती है। लेकिन जहां पर इमेज बनानी है वही एरिया ग्लो होता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन बीम प्रत्येक रो में मूव होती है तो इल्यूमिनेटेड स्पॉट के पैटर्न को क्रिएट करने के लिए जो बीम इंटेंसिटी है वो ऑन और ऑफ होती रहती है। तो जहाँ पर भी इमेज बनानी होती है वहाँ पे वो ऑन हो जाती है, तो इस तरीके से वहाँ पे इमेज डिस्प्ले होता है। जो भी इमेज होता है, जहाँ पे भी इमेज बनाना है, तो उसका जो पूरा डेफिनेशन है कि कहाँ पे इमेज बनाना है, उसकी जो बिट मैपिंग है वो एक मेमोरी एरिया में स्टोर रहती है। उसको हम बोलते हैं रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर भी हम बोलते हैं। तो यह मेमोरी एरिया सभी स्क्रीन पॉइंट के लिए इंटेंसिटी वैल्यू के समूह को होल्ड करके रखता है। यानी स्क्रीन में जितने भी पिक्सल्स हैं सबके लिए एक इंटेंसिटी वैल्यू को होल्ड करके रखता है और उसी के हिसाब से स्क्रीन पर इमेज क्रिएट होती है। तो इंटेंसिटी वैल्यूज़ को बाद में रिफ्रेश बफर से रिट्राइव कर लिया जाता है और ये स्क्रीन पर एक रो में दिखाई देती है। प्रत्येक स्क्रीन पॉइंट को हम पिक्सल या पिक्चर एलिमेंट कहते हैं। जब एक स्केल लाइन ख़त्म हो जाती है या एक रो ख़त्म हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में चली जाती है और अगली रो को फिर डिस्प्ले करने के लिए तैयार करती है। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं पिक्चर में रो बाइज रो ये स्कैन करती है इलेक्ट्रॉन बीम और जहाँ पे इमेज शो करनी है उस एरिया को ग्लो, सिर्फ वही एरिया ग्लो होता है। और ये सारी जो डेफिनेशन है ये एक रिफ़्रेश बफर में स्टोर रहती है। एक मेमोरी होती है रिफ़्रेश बफर, इसको हम फ्रेम बफर भी कहते हैं, तो ये उसमें स्टोर रहती है। तो इस तरीके से पिक्चर का निर्माण होता है रास्टर मेथड तरीके से, यानी पिक्सल के फॉर्म में इमेज का निर्माण होता है। दूसरा है रैंडम स्कैन मेथड मॉनिटर। तो रैंडम स्कैन मेथड मॉनिटर में क्या होता है कि इसमें जो है पूरी जो स्क्रीन है वो रिफ्रेश नहीं होती लाइट बीम के द्वारा, उन पिक्सल को ग्लो करेगा जहाँ पे इमेज बनानी है। इन्हें वेक्टर मॉनिटर या वेक्टर डिवाइस और वेक्टर डिस्प्ले मॉनिटर भी कहा जाता है। इसे वेक्टर स्कैन, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले
या कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी कहते हैं। तो इसमें जो पिक्चर डेफिनेशन होती है वो मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा इसमें इमेज को क्रिएट किया जाता है, क्योंकि ये वेक्टर इमेज को क्रिएट करता है वेक्टर तरीके से। तो इसमें पिक्सल के फॉर्म में इसको इमेज नहीं बनाते, मतलब ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से लाइंस के द्वारा इमेज को फॉर्म किया जाता है। तो इसमें जो पिक्चर की डेफिनेशन है वो जिस मेमोरी एरिया में स्टोर रहती है, मतलब लाइन ड्राइंग कमांड्स के समूह के रूप में स्टोर रहती है, इस मेमोरी एरिया को रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल कहते हैं। तो किसी एक विशिष्ट पिक्चर को दिखाने के लिए जो डिस्प्ले फाइल है उसमें उपस्थित कमांड के द्वारा प्रत्येक कंपोनेंट लाइन को ड्रॉ किया जाता है। जब सभी लाइन ड्रॉ कंपोनेंट्स प्रोसेस हो जाती हैं तब सिस्टम साइकिल लिस्ट में पहली लाइन कमांड पर वापस आ जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रॉ किया जाता है। और हमने पढ़ा था ये सेम काम प्लॉटर भी यही करता है। प्लॉटर भी एकदम यही इसी मेथड के तरीके से वेक्टर इमेजेस को फॉर्म करता है, प्रिंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो ये हमने पढ़ा है, उसको तिरछा मापा जाता है यानी डायगोनली मापा जाता है। वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है कौन सी होती है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है मॉनिटर को। इनमें से किस मॉनिटर का आउटपुट ब्लैक एंड वाइट रूप में प्रदर्शित होता है? तो ये होता है मोनोक्रोम। तो ये हम देख लेते हैं कि मॉनिटर को सामान्यतः उसके द्वारा प्रदर्शित कलर्स के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर। तो इनके बारे में देख लेते हैं। मोनोक्रोम ये शब्द मोनो और क्रोम 2 शब्दों से मिलके बना है, जिसमें मोनो का मतलब होता है एकल और क्रोम का मतलब होता है रंग, यानी एक ही रंग इसमें यूज होता है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहते हैं। यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड वाइट रूप में डिस्प्ले करता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है वो एक ही बीम निकलती है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही कलर में ये डिस्प्ले हो सकती है। दूसरा है ग्रे स्केल मॉनिटर। ये मॉनिटर मोनोक्रोम के समान ही होते हैं, परंतु किसी भी तरीके के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये ग्रे के जो शेड्स होते हैं उसमें ये प्रदर्शित करते हैं आउटपुट को। कलर मॉनिटर ये ऐसे मॉनिटर होते हैं RGB विकिरणों को मिलाकर के आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं। RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू 3 बीम होती हैं। इन 3 बीमों के द्वारा जो है आउटपुट प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे मॉनिटर उच्च क्वालिटी में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता के अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक के रंगों में आउटपुट को प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा मॉनिटर जो RGB विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है वह मॉनिटर कहलाता है। तो हमने पढ़ा अभी कलर मॉनिटर होता है। CRT का फुल फॉर्म होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। तो मॉनिटर के प्रकार हमने देखे, कलर के आधार पे देखे 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैकेनिज्म के आधार पे 2 टाइप के होते हैं, रास्टर स्कैन मेथड और रैंडम स्कैन मेथड। अब देखते हैं डिस्प्ले या तकनीकी या पीढ़ी के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स, LED मॉनिटर्स, टच स्क्रीन मॉनिटर्स, TFT मॉनिटर्स, प्लाज्मा स्क्रीन मॉनिटर्स, DLP मॉनिटर्स, क्वांटम डॉट डिस्प्ले और ड्यूअल मॉनिटर्स। तो ये सारे प्रकार हैं मॉनिटर के, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स यानी CRT मॉनिटर्स। तो हम जानते हैं मॉनिटर पर जो दिखाई देने वाली पिक्चर्स होती है, आपकी जो स्क्रीन पर जो पिक्चर दिखाई देती है वो कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड या वीडियो कार्ड से आती है, यानी कि हमारा जो मॉनिटर है वो इंटरनली ग्राफिक कार्ड या वीडियो कार्ड से कनेक्टेड रहता है।
तो एक ग्राफिक कार्ड का काम होता है मॉनिटर तक पिक्चर को रेंडर करना, परंतु एक पिक्चर को उस स्क्रीन पर प्रोड्यूस करने के लिए हर मॉनिटर एक डिफरेंट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। तो उन्हीं में से एक है कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी। तो यह मॉनिटर में उपयोग की जाने वाली पहली टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो पुराने मॉनिटर्स होते थे वे कैथोड रे ट्यूब के बने होते थे। ये मॉनिटर इमेज को डिस्प्ले करने के लिए कैथोड रे ट्यूब तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। ये कैथोड रे ट्यूब बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब की तरह होती है, जिसमें एक साइड में इलेक्ट्रॉन गन और दूसरे साइड में एक फॉस्फर कोटेड स्क्रीन लगी होती है। तो इलेक्ट्रॉन गन जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करती है। जब इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन पर गिरते हैं, इस फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पर गिरते हैं, तो स्क्रीन पर रोशनी दिखाई देती है, स्क्रीन चमकने लगती है, यानी पिक्सल्स जो बने होते हैं उस स्क्रीन पर वो चमकने लगते हैं और फिर इसी की द्वारा स्क्रीन पर इमेज या लेआउट दिखाई देता है। CRT जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल टेलीविज़न की स्क्रीन बनाने में भी किया जाता है। तो इसकी बनावट देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पीछे हमारे जो मॉनिटर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। CRT मॉनिटर्स थोड़े भारी एकदम ज़्यादा स्पेस लेने वाले मॉनिटर होते हैं, पीछे से जिनकी एक तरीके से कुछ बड़ा सा ये होता है बॉक्स जैसा। तो इनकी बनावट देखते हैं क्या होता है इनके अंदर। तो इनमें सबसे पीछे एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, जो कि एक तरीके से वैक्यूम ट्यूब होती है। इसमें एक फिलामेंट लगा होता है जो कि गर्म होता है और CRT के आगे की तरफ 3 इलेक्ट्रॉन गन होती है, यानी कि अगर वो कलर्ड मॉनिटर है यानी कि RGB बेस्ड मॉनिटर है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन गन होंगी। अगर वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले मॉनिटर है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बीम होती है। तो फिर इन इलेक्ट्रॉन बीम में से कुछ जैसे 3 इलेक्ट्रॉन बीम हैं तो 3 अलग अलग रंग निकलते हैं। फिर इनमें आगे की तरफ फोकसिंग डिवाइस होता है जो कि इन रेज को सीधी रेखा में बनाए रखता है। फिर इससे आगे की तरफ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल होती है जो कि रेज के डायरेक्शन को डिसाइड करती है, जो कि आगे की तरफ फॉस्फर कोटेड स्क्रीन होती है। सबसे आगे जो हमारी स्क्रीन होती है फॉस्फर कोटेड स्क्रीन होती है, इस पर गिरती है, फिर ये स्क्रीन ग्लो करती है। तो उस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिकली रास्टर ग्राफिक्स के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि ये पिक्सल के फॉर्म में इमेज को शो करती है। हमने पढ़ लिया कि रास्टर इमेजेस जो होती हैं वो पिक्सल से मिलके बनी होती हैं। तो ये जो CRT मॉनिटर्स होते हैं ये रास्टर ग्राफिक्स की तकनीक पर काम करते हैं, यानी पिक्सल के फॉर्म में इमेज का निर्माण करते हैं। तो इनका मैकेनिज़्म भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। तो इसमें सबसे पहले जो पिक्चर ट्यूब होती है या कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पतली बीम छोड़ी जाती है यहाँ से, और जो फिलामेंट के गर्म होने से इलेक्ट्रॉन की फायरिंग होती है। फिलामेंट को कम व तेज गर्म किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन गन्स फायरिंग करने के काम में आती है ये, जिसमें से 3 अलग अलग कलर निकलते हैं। फिर ये जो रेज़ हैं 3 अलग अलग ये फोकसिंग डिवाइस में से गुजरते हैं जो इन्हें एक सीधी रेखा में बनाए रखता है। फिर ये रे आगे मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल में से गुजरते हैं, जिससे रे का डायरेक्शन डिसाइड होता है कि कहाँ पे उनको ग्लो करना है, कौन स्क्रीन के कौन से हिस्से में उनको जाना है, कहाँ पे इमेज का निर्माण करना है। और जब ये रे स्क्रीन पर गिरती है तो फॉस्फर कोटेड स्क्रीन ग्लो होती है। इसमें छोटे छोटे अलग अलग पिक्सल्स होते हैं, प्रत्येक पिक्सल इलेक्ट्रॉन की एक बीम से चमकता है। तो स्क्रीन के सभी पिक्सल को चमकाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम जेड आकृति में चलती है, यानी कि ये पिक्सल्स को ग्लो करने के लिए वो जेड आकृति में चलती है इलेक्ट्रॉन बीम। इसका मतलब है कि 0 पोजीशन से ग्लो करना शुरू करती है, फिर पूरी स्क्रीन के पिक्सल ग्लो करके अंतिम सिरे से पुनः 0 स्थिति पर आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन बीम की
जेड आकृति की है गति रास्टर कहलाती है। स्क्रीन के पिक्सल कुछ देर तक ही चमकते हैं, इसलिए लगातार चमकाने के लिए इनको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, और बार बार रिफ़्रेश करने की जो दर है वो कहलाती है रिफ़्रेश रेट। तो रिफ़्रेश कंटिन्यू होने से ही इमेज दिखाई देती है, अदरवाइज़ ये कम हो जाती है रिफ़्रेश रेट तो पिक्चर ट्यूब जो है वो हिलती या लहराती हुई दिखाई देती है। फ्रंट स्क्रीन और वैक्यूम ट्यूब सही तरीके से खोल में बिठाने के लिए एक बड़ा सा केस का उपयोग किया जाता है, जिस वजह से इस मॉनिटर का आकार बड़ा हो जाता है। लेकिन आज के समय में ये रेयरली अवेलेबल होते हैं, परंतु पहले सबसे अधिक इनका ही उपयोग किया जाता था। तो आज के समय में धीरे धीरे इनका इस्तेमाल ख़त्म हो रहा है। तो इनका मुख्य कारण यही है कि बहुत वजनी होते हैं, महंगे होते हैं, और इनके स्थान पर अब हल्के और सस्ते मॉनिटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRT तकनीक के स्थान पर किस तकनीक को विकसित किया गया था जिसका प्रयोग डिस्प्ले बनाने में किया गया था? तो CRT के बाद फ्लैट पैनल डिस्प्ले का उपयोग किया गया। फ्लैट पैनल मॉनिटर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, एकदम फ्लैट होता है इनका मॉनिटर, तो इस वजह से ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता और कम वजनी होते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो फ्लैट पैनल मॉनिटर और डिस्प्ले डिवाइसेस की तकनीक को CRT तकनीक के स्थान पर विकसित किया गया है। इसमें रसायनों और गैसों को कांच की प्लेटों के मध्य संयुक्त किया जाता है। यह पतली डिस्प्ले डिवाइसेस फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहलाती है। तो इस प्रकार के मॉनिटर हल्के और कम जगह लेने वाले होते हैं और CRT मॉनिटर की तुलना में कम बिजली की खपत करते हैं। इस प्रकार के मॉनिटर CRT मॉनिटर की तुलना में बहुत महंगे होते हैं, लेकिन ये अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं क्योंकि ये हानिकारक रेडिएशन प्रदान नहीं करते हैं। फ्लैट पैनल मॉनिटर का जो डिस्प्ले है ये कांच की 2 प्लेट से बनाया जाता है। इन प्लेट में एक तत्व होता है, एक तत्व भरा रहता है इन प्लेट के बीच में, जो कई तरह के कामों के लिए एक्टिव रहते हैं। इन मॉनिटर को मुख्य उपयोग PDA, नोटबुक, कंप्यूटर या सेलुलर फ़ोन में किया जाता है, और इन मॉनिटर का आकार भी है जो भिन्न भिन्न हो सकता है। फ्लैट पैनल मॉनिटर स्क्रीन भी 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो फ्लैट पैनल मॉनिटर में 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि पहली है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले और दूसरी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में CRT तकनीक की तुलना में रिजोल्यूशन जो होता है वो कम होता है, जिससे कि आउटपुट स्पष्ट नहीं होता। लेकिन जो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले तकनीक है उसमें LCD की तुलना में अच्छा रिजोल्यूशन होता है, लेकिन ये अभी भी ये तकनीक बहुत महंगी है। तो LCD के बारे में देखते हैं। तो CRT मॉनिटर बिल्कुल टेलीविज़न की तरह होते थे। जैसे जैसे समय निकलता गया टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ और CRT मॉनिटर की जगह LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर का प्रचलन हुआ या इस्तेमाल होने लगा। तो इनका सबसे पहले लैपटॉप की स्क्रीन में इस्तेमाल होता था, फिर इसके बाद इसका उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के मॉनिटर में भी होने लगा, और ये देखने में भी बहुत आकर्षक लगते हैं। एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो कि तरल क्रिस्टल के माध्यम से फ्लैट सतह पर इमेज का निर्माण करती है, यानी कि इसके स्क्रीन में लिक्विड क्रिस्टल नाम का एक तत्व होता है। इस तत्व के कणों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि लाइट स्क्रीन के पीछे की ओर दिखाई देता है, जो एक इमेज बनाने की अनुमति प्रदान करती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की तुलना में जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ये CRT डिस्प्ले की तुलना में साफ इमेज डिस्प्ले करते हैं, कम रेडिएशन पैदा करते हैं और कम बिजली की खपत करते हैं और कम जगह लेते हैं। तो वर्तमान में LCD मॉनिटर्स ज़्यादा प्रचलन में हैं। उसके बाद आता है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। तो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में कांच की 2 प्लेटों के बीच गैस की परतों का उपयोग किया जाता है। जब इनमें वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब ये अल्ट्रा वायलेट लाइट छोड़ती हैं। इस अल्ट्रा वायलेट लाइट से स्क्रीन पर पिक्सल चमकते हैं और एक इमेज बनाते हैं। तो ये LCD मॉनिटर की तुलना में अधिक प्रभावशाली और रंग प्रदान करते हैं। तो ये अत्यधिक महंगे भी होते हैं, जिसके कारण इनका इस्तेमाल कम किया जाता है।
किस तकनीक में केमिकल व गैसों का एक प्लेट में रखकर उसका उपयोग डिस्प्ले बनाने के लिए किया गया था? तो ये थी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है, तो ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का फुल फॉर्म होता है, तो ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी के बारे में देखते हैं, एलईडी मॉनिटर्स क्या होते हैं। तो एलईडी मॉनिटर वर्तमान में अभी मॉनिटर के नवीनतम प्रकार है। इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले। ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले या थोड़े घुमावदार डिस्प्ले के होते हैं। सीआरटी और एलसीडी की तुलना में एलईडी मॉनिटर्स बहुत कम बिजली का उपयोग करते हैं और इनको पर्यावरण के अनुकूल भी माना जाता है। इस मॉनिटर का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा कंट्रास्ट वाले पिक्चर्स का उत्पादन करते हैं और पर्यावरण पर भी एक कम नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। एलईडी मॉनिटर सीआरटी और एलसीडी मॉनिटर से ज़्यादा टिकाऊ और चलने वाले होते हैं। इनकी डिस्प्ले बहुत पतली डिज़ाइन की होती है और ये मॉनिटर वज़न में हल्के होते हैं, इससे ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं होती है। एलईडी मॉनिटर बहुत महंगे भी होते हैं और अभी जो घुमावदार डिस्प्ले वाले मॉनिटर बाज़ार में उपलब्ध हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। इनमें क्या होता है, बैक लाइटिंग के लिए कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप की बजाय लाइट इमिटिंग डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर मॉनिटर एलईडी डिस्प्ले का ही उपयोग किया जाता है। यानी कि एलसीडी और सीआरटी की तुलना में ये टेक्नोलॉजी एडवांस है। कुछ और भी अन्य मॉनिटर्स हैं जैसे कि टच स्क्रीन मॉनिटर होते हैं, जो यूज़र को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए माउस और कीबोर्ड का उपयोग करने के बजाय फिंगर्स या स्टाइलस का उपयोग करके कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में सक्षम होते हैं। जब यूज़र कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को छूता है तो उस समय एक घटना होती है जो प्रोसेसिंग के लिए कंट्रोलर तक भेजी जाती है और इसी तरीके से स्क्रीन में टेक्स्ट और इमेज शामिल होते हैं जो यूज़र को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में मदद करती है। तो टच स्क्रीन मॉनिटर के भी कुछ प्रकार होते हैं जैसे कि रजिस्टिव टच स्क्रीन, सरफेस बेस्ड टच स्क्रीन और कैपेसिटिव टच स्क्रीन। फिर होते हैं कुछ ड्यूअल मॉनिटर्स होते हैं, जो एक बड़ा मॉनिटर का इस्तेमाल करने की जगह हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इनकी जगह हम दो अलग अलग डिस्प्ले यूनिट का इस्तेमाल किया जाए। तो ये कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाने वाले वीडियो कार्ड का फीचर होता है। वीडियो कार्ड का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर में वीडियो से जुड़े कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो साधारण इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टम में हम नहीं कर सकते। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें दो डिस्प्ले यूनिट होते हैं जो एक के बगल में दूसरा लगा हुआ होता है। क्लोन के रूप में एक ही इमेज को दोनों जगह दिखाया जाता है। तो ड्यूअल व्यू का इस्तेमाल करके एक मॉनिटर दूसरे का एक्सटेंशन बन जाता है जिसमें हम माउस के कर्सर को एक मॉनिटर से दूसरे मॉनिटर में भी ले जा सकते हैं। क्लोन फीचर का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां पर व्यूअर्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन स्क्रीन बहुत छोटी होती है, तो उनके आउटपुट डिवाइस लगाकर एक ही वीडियो को सबको दिखाया जा सकता है ड्यूअल मॉनिटर से। तो ड्यूअल व्यू मोड का इस्तेमाल तब बहुत फ़ायदेमंद होता है जब मल्टीपल टास्क का काम हो रहा हो, जैसे एक ही बार में मल्टीपल विंडोज़ या स्प्रेडशीट और डॉक्यूमेंट्स खुल रहे हों। फिर है डीएलपी मॉनिटर, तो इसका पूरा नाम होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। इसमें टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा बनाया गया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मॉनिटर्स बड़े स्क्रीन पर इमेज को प्रोजेक्ट करके प्रेजेंटेशंस के लिए किया जाता है। डीएलपी टेक्नोलॉजी के निर्माण से पहले ज़्यादातर कंप्यूटर प्रोजेक्शन सिस्टम ने फीकी और धुंधली इमेज को तैयार किया था क्योंकि ये एलसीडी टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर थे। तो डीएलपी टेक्नोलॉजी एक डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस का यूज करती है जो विशेष प्रकार से माइक्रोचिप पर रखा गया एक शीशा होता है। यह उच्च गुणवत्ता वाली इमेज को प्रदान करती है जो बिना रोशनी वाले कमरे में भी दिखाई दे सकती है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।